अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड POL शेयर जो है उसका एनालिसिस करेंगे और कंपनी की डिटेल्स वगैरह देखेंगे और उसको देखेंगे फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है वो कंपनी, और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि उसका शेयर लिया जा सकता है। तो सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स पे आ जाते हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड POL, जिसका सिंबल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, वो एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है और जो कि अटक ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है। मेनली जो है इनका जो बिज़नेस है वो ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन है। वो एक्सप्लोर भी करते हैं और फिर उसके बाद जब उनको मिल जाता है तो वो फिर उसको सेल भी करते हैं, प्रोड्यूस करके जो भी निकाल के अपनी जो भी साइट्स हैं उनकी उनसे। कंपनी के मुताबिक वो कास्ट इफेक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा वो अपनी एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन के लिए सेफ़ प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं और उनकी प्रायोरिटीज़ में एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी है। अगर कंपनी की प्रोडक्शन को देख लें तो वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तकरीबन 70% ऑफ उनका जो प्रोडक्शन है, जो उनका बिज़नेस है, वो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है और वो अटक रिफाइनरी को मेनली वो सप्लाई करते हैं जो भी उनका क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा वो नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड को प्रोवाइड करते हैं। कंपनी LNG भी प्रोड्यूस करती है जो कि उसकी अपनी दो मार्केटिंग कंपनीज पोल गैस और कैप गैस के थ्रू मार्केट करती है कंपनी। इसके अलावा उनकी एक बाई प्रोडक्ट सल्फ़र भी होती है जो कि मेनली वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, और ये सॉल्वेंट ऑयल्स के भी प्रोड्यूसर्स हैं, ये भी बाई प्रोडक्ट्स में आता है। चूँकि कंपनी अटक ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है तो अटक ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक POL है जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, जो कि ऑयल एंड गैस का प्रोड्यूसर है। इसके अलावा इनकी रिफाइनरी भी अपनी है, अटक रिफाइनरी जो है, और इसके अलावा फिर मार्केटिंग की कंपनी भी अटक पेट्रोलियम इनकी अपनी ही है जिसके थ्रू ये मार्केट करते हैं फिर इस ऑयल एंड गैस को। फिर इसके बाद अटक ग्रुप में सीमेंट और पावर की कंपनीज और डिफरेंट कंपनीज भी आती हैं। अच्छा, अब इसके बाद देख लेते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू के मेन सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले मेन सोर्स जो है वो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है। फिर उसके बाद नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करती है ये कंपनी, उसकी सेल्स, फिर LPG की सेल्स, फिर उसके बाद रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं सॉल्वेंट ऑयल्स वगैरह वो, और उसके बाद बाई प्रोडक्ट होती है एक सल्फ़र, उसको भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। आए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, और उसके बाद वापस आके हम ये भी देखेंगे कि क्या ये शेयर परचेज किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड की प्राइस देख लेते हैं। प्राइस जो है इसकी 687 रुपीज़ है करंट। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो तकरीबन 2 साल पहले ये 427 और इस तरह इस प्राइस पे थी, 429 427 वगैरह पे। तो ये तकरीबन 33% का इंक्रीज़ है इन जस्ट लास्ट 2 ईयर्स। इसके अलावा अगर हम इसके फ्री फ्लोटिंग शेयर्स देखें तो तकरीबन 46% है, और इसकी कैपिटलाइजेशन इस टाइम पे देखें तो 195 बिलियन इसकी कैपिटलाइजेशन है करंट। अच्छा, इसके बाद हम पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड की EPS अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। तो EPS अगर देखें तो ये लास्ट कुछ ईयर से ट्रेंड जो है इसका ऊपर ही जा रहा था, रिसेंटली थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता। और अगर देखा जाए तो तकरीबन लास्ट 8 ईयर्स में यहाँ पे, और ये जो इसकी क्वार्टर्स की EPS है, तकरीबन लास्ट 5 ईयर्स में कोई एक भी क्वार्टर या कोई एक भी ईयर जो है वो लॉस में नहीं गया। तो इससे बियॉन्ड जो है वो डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी मोस्ट प्रॉबेबली काफ़ी पीछे तक अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव में ही जा रहा होगा। अच्छा, इसकी अगर हम पे आउट रेशो देखें, यानी कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर होती है, जो भी इसकी अर्निंग होती है उसको कितने % ऑफ अर्निंग जो है वो पे आउट कर देते हैं, तो ये तकरीबन जैसे देखा जाए तो 60 से लेके 100% तक भी, 100 से ज़्यादा ये जा रहा है, बल्कि ये उनके पास पहले की अर्निंग कोई अकोमोलेट हो जाएगी होगी, तो ये 100% से ज़्यादा तक की जो है वो पे आउट कर देते हैं। तो 100% का मतलब ये नहीं होता कि वो तकरीबन सारी जो उठा के इन्वेस्टर्स को देते, तो जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं उस पे जो अर्निंग उसको ये होती है उसका 100% जो है ये दे रहे हैं।
तो ये अगर कुछ रख रहे हैं तो ये उसी के अंदर से रख रहे हैं, तो जो वो रखते हैं वो फिर एक्सप्लोरेशन में और आगे री इन्वेस्टमेंट वगैरह में यूज हो जाता है। तो ये 60 to 100% पे आउट्स हैं, जो कि पाकिस्तान की सबसे अच्छी पे आउट पॉलिसी वाली कंपनीज में आती है ये कंपनी। अच्छा, डिविडेंड यील्ड परसेंट देख लें। डिविडेंड यील्ड परसेंट का मतलब ये होता है कि ये वो परसेंटेज होती है कि मसलन आपने लाख रुपया अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस पर कितने परसेंट उन्होंने डिविडेंड दिया। मसलन लाख पे 21,000 उन्होंने 2024 में दिया, फिर अगर 2025 की प्राइस के मुताबिक अगर आपका लाख रुपया इन्वेस्टेड था तो उसमें उन्होंने 13% दिया। ये वो वाली परसेंटेज होती है। तो ये 2024 में आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो नीचे जाने लग गए थे, तो 2025 में जो ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट थे वो 12%, 11% इस तरह चल रहे थे, लेकिन इन्होंने 13% पे आउट की दिया। अब ऑफिशियल से कम ही मिल रहे होते हैं अगर बैंक में आप पैसे रखें, तो ये 13% यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है, और उसके अलावा जो शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है वो अलग है। तो डिविडेंड के लिहाज से भी इनकी बहुत अच्छी पॉलिसी है। सबसे अमेजिंग चीज़ इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इनकी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 70% है। यानी कि इनकी जो प्योर प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट है ना, मसलन 100 रुपीज़ की ये सेल करते हैं तो उस पर 70 रुपीज़ का जो है उनको प्रॉफिट मिलता है, और ये प्योर जो प्रोडक्ट की कास्ट है उसको माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इसके बाद नेट प्रॉफिट जो होता है वो होता है जो कि टैक्सेस वगैरह दे के, एम्प्लॉइज़ की सैलरीज दे के, सब कुछ बिल्कुल मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, सब कुछ सारे एक्सपेंसेस करके बिल्कुल एंड में जो प्योर प्रॉफिट होता है ना, जो 42 रुपीज़, उसके बाद कोई एक्सपेंस नहीं रहता, या इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं, तो ये 42% है। तो नॉर्मली कंपनीज का अक्सर चल रहा होता है इस तरह के 10 to 15%, 20% ग्रोस प्रॉफिट हो गया, 5 to 10% नेट प्रॉफिट हो गया, तो वो भी अच्छा समझा जाता है। लेकिन ये तो बहुत ही आउटरेजियस किस्म का प्रॉफिट है, इनसेन प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद बीटा वैल्यू ऑफ दिस शेयर देख लेते हैं। बीटा वैल्यू जो है वो 0.68, जिस शेयर की बीटा वैल्यू 1 होती है वो तकरीबन मार्केट के साथ साथ चल रहा होता है। जिसकी 1 से ज़्यादा होती है, जैसे 1.52, वो बहुत वॉलेटाइल शेयर समझा जाता है। यानी कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है तो वो काफ़ी बेहतर है, जो ऊपर चला जाता है, लेकिन मार्केट जैसे ही थोड़ी सी गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। वो इस तरह की कंपनीज इस तरह इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन 1 से नीचे जो बीटा वैल्यू है वो बहुत अच्छी समझी जाती है। वो अगर कंपनी खुद बहुत ही अच्छी स्ट्रांग हो तो उसी केस में, जैसे ये काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, या तो बहुत ही अच्छी जा रही हो या तो बहुत ही बिल्कुल बुरी जा रही हो, और इस केस में तो ये अच्छी जा रही है, तो उसकी जो बीटा वैल्यू है वो मार्केट से इतनी कनेक्टेड नहीं होती। तो बीटा वैल्यू के लिहाज से भी ये जो है काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है। इसके बाद इसकी बुक वैल्यू जो है वो भी 282 है। यानी कि ये अगर अपना बिजनेस आज क्लोज करने की ठान लें और कहें कि बस अब इसके बाद हमने बिजनेस नहीं करना, और अपने सारे एसेट्स को बेच के अपने डेट्स सारे ख़त्म कर दें और फ्यूचर की सेल्स की अपसाइड को निकाल के फिर भी पर शेयर जो है वो 280 रुपीज़ आएंगे, और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि वो रियल एस्टेट की जो वैल्यू होती है एंड में फिर वो ज़्यादा लगती है। इसके बाद इसकी सॉल्वेंसी देख लेते हैं। जो इसका लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट्स रेशो है ना वो 19.51% है। यानी कि इसके कोई खास लॉन्ग टर्म इतने डेट्स नहीं चल रहे, और जो ऑपरेशनल जो होते हैं वो 54% है। इसमें तो जो ऑपरेशनल कैश आगे पीछे चल रहा होता है वो भी होता है, तो इसका इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। इसीलिए इसी तरह डेट टू इक्विटी जो है, जो टोटल इक्विटी है उससे डेट की रेशो 43%, और जो ऑपरेशनल है उसकी रेशो 120% है। ज़्यादा जो है मैटर ये वाला करता है कि जो उसके एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट उसका डेट कितना है, तो वो सिर्फ 19% है, और ये इससे कम भी हो सकता था क्योंकि ये जो डिविडेंड वगैरह देते हैं वो बाय चॉइस देते हैं ना, तो कोई इतना मसला होता तो वो डिविडेंड देने के बजाय पहले इस डेट को क्लियर करते। तो ये बहुत ही मिनिमल सा एक डेट है इस पे, तो इस लिहाज से भी ये कंपनी बेहतर है, वरना 100% से भी ज़्यादा कंपनीज के चल रहे होते हैं अक्सर डेट्स। इसके बाद कैश फ्लो पर शेयर देख लेते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हर ईयर जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, और अभी रिसेंटली 385 तक पहुंच गया है। इसमें भी यही है कि इनको और ज़्यादा कैश फ्लो की ज़रूरत होती तो ये अपना डिविडेंड जो है उसको कम करके इसको भी बढ़ा सकते थे। तो इसका मतलब है इनके की नीड्स के मुताबिक बड़ा इनफ है, बल्कि एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो कि हर दफ़ा बढ़ता ही जा रहा है, तो उस लिहाज से भी कोई मसला नहीं है।
इसकी जो सेल्स हैं, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे जो ये पीक की थी 2024 में, ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। सेल्स भी ओवरऑल जो है वो ग्रोइंग ट्रेंड पे ही है। जो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो देख लेते हैं 8.07, तो तकरीबन मार्केट भी इस टाइम पे 8 के करीब ही ट्रेड हो रही है, जो कि नॉर्मली जब ऊपर जाती है तो वो 12 तक भी चली जाती है पाकिस्तानी मार्केट, बल्कि इंडिया की तो 25 तक भी जाती है इस तरह। अगर पाकिस्तान की मार्केट का टॉप देख लें तो उस पर भी अगर ये पी गई तो इस प्राइस के काफ़ी बढ़ने का और ज़्यादा चांस है। इससे ये शो होता है कि ये प्राइस काफ़ी फेयर वैल्यू पे अपनी, कोई ये ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है इस टाइम पे शेयर। तो जैसा कि हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखा, कंपनी की जो मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग है वो उसकी ग्रॉस और नेट प्रॉफिट की परसेंटेज है। कंपनी जो है वो 70% तक ग्रॉस प्रॉफिट करती है और उसके बाद नेट प्रॉफिट उसका 42% तक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो नॉर्मली कंपनीज जो होती हैं, जैसे लास्ट टाइम हम TOMC का ग्रॉस और नेट प्रॉफिट देख रहे थे, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 15% था और नेट प्रॉफिट 5% तक था। फिर भी वो कंपनी मोस्टली कई सालों से पॉजिटिव में ही थी और काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स थे उसके। तो ये 70% ग्रॉस प्रॉफिट का होना और 43% तक नेट प्रॉफिट का होना, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। इसके अलावा जो कंपनी की करंट प्राइस है उसकी पी रेशो तकरीबन 8 है, जो कि सेम पी रेशो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी चल रही है, और वो जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्दर बुल रन में जाती है तो अक्सर 12 तक भी ये पी रेशो देखी गई है। तो अगर उस वैल्यूएशन पे जाती है मार्केट और कंपनी भी साथ साथ डेफिनेटली जाएगी, तो फिर इसकी वैल्यूएशन काफ़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन अभी जो 8 PE रेशो है ये भी बताती है कि कंपनी जो है करंटली काफ़ी फेयरली प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड नहीं है। इसके अलावा कंपनी पे कोई बड़े डेट्स भी नहीं है, स्पेशली लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट्स रेशियो जो है वो तकरीबन 20% थी, जो कि कुछ भी नहीं है। ना सिर्फ ये, बल्कि कंपनी जो अर्निंग करती है, इसका जो EPS होता है वो पिछले कई सालों से जो है वो पॉजिटिव में है, और ना सिर्फ वो अच्छी अर्निंग करती है बल्कि अपने शेयर होल्डर्स के साथ उसको शेयर करने पे भी यकीन रखती है। अक्सर सालों में उसने 100% तक भी पे आउट किया अपना जो प्रॉफिट था। इसके अलावा कंपनी तकरीबन 3-4 साइट से इस टाइम पे गैस और ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, जो कि ज़ाहिर है उसकी भी एक लिमिट होती है कुछ सालों तक, मतलब 3-4-5 साल तक जो है वो प्रोडक्शन चलती रहेगी। लेकिन कंपनी को रिलाई करना पड़ेगा अपनी फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस पे भी, वो साथ साथ एक्सप्लोर भी 3-4 साइट्स पे कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आगे कंपनी की एक्सप्लोरेशंस होती है वो सक्सेसफुली ऑयल एंड गैस वहाँ से निकाल सकते हैं, या वो कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक साइट पे एक्सप्लोर करते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। तो जैसा कि अभी रिसेंटली बलकसर में इनका एक साइट थी जहाँ पे उनका अनसक्सेसफुल हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो उनकी साइट्स हैं जहाँ से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें 3-4 साल मिनिमम हैं, और जिससे वो उनका ऑयल एंड गैस निकलती रहेगी। तो अगर आप मेरे से पूछें तो मैं इस कंपनी को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखूँगा और इस पे ऐड अप भी करूँगा। तो आप अपनी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के लिहाज से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। असल में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें किसी भी कंपनी में, चाहे वो कितनी अच्छी जा रही हो, आपकी इन्वेस्टमेंट का होराइज़न एटलीस्ट 5 ईयर्स तक होना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप कभी इन्वेस्ट कर दें तो पाकिस्तान में तो डिफरेंट किस्म के साइकिल्स आते हैं। कभी कभी जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो भी असरअंदाज होते हैं, लेकिन कभी कभी जो पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिक्स है वो भी असरअंदाज होती है। हर 3-4-5 साल बाद एक साइकिल आता है कि जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं होती तो फिर वो कैपिटल मार्केट्स पे असर पड़ता है, जो स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे जाती है और अपने साथ सारे जो स्टॉक्स हैं उनको नीचे ड्रैग करती है। उस वक्त फिर जितनी अच्छी कंपनी भी हो वो मैटर नहीं करता, वो टेम्परेली जो है वो नीचे जाती है। अब अगर कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है तो ये नहीं होता कि वो नीचे जाएगी तो नीचे ही रह जाएगी, वो फेज़ टेम्परेरी होता है। तो इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि 4-5 साल का टाइम आपके पास होना चाहिए। जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करें 4-5 साल आप इजीली रख सकें उसको मार्केट के अंदर, ताकि आपको किसी वजह से ऐसे टाइम पे अपने पैसे बाहर ना निकालने पड़े जब किसी भी पॉलिटिकल वजह से या इंटरनेशनल किसी
इवेंट की वजह से मार्केट डाउन हुई हुई हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 साल पक्का अंदर रहना ही पड़ेगा, क्या पता 3 साल बाद आपका जो शेयर्स इतने ऊपर चले जाएं और उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ जाए पैसे तो आप निकाल भी लें, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो फाइनली मैं तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखूँगा। आप फिर अपना डिसीजन खुद कर सकते हैं, अपनी रिसर्च भी आपने ज़रूर करनी है परचेज़ करने से पहले। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने भी फ़ायदा उठाना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।